दोनों एक साथ अगर है किसी असाइनमेंट में, दैट इज नॉट पॉसिबल। असाइनमेंट करना है तो सिर्फ एंड सिर्फ बेनिफिट ही असाइन होगा। इफ इट इज कपल्ड विथ लाइबिलिटी, देन बच्चों सच ट्रांजैक्शंस आर नॉट गिवन परमिशन ऑफ असाइनमेंट। एंड सेकेंड एग्जाम्पल जो बहुत लोगों ने ऑलरेडी टाइप कर दिया है बच्चों, सेकेंड एक्सेप्शनल केस इज व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन। बच्चों व्हेन आई यूज द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन, दैट मीन्स थर्ड पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है, ना ही लीगल एयर्स का कोई रोल है। ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैव द राइट टू फुलफिल द प्रॉमिस, इधर और किसी का रोल नहीं। तो बच्चों जब किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं तो असाइनमेंट का सवाल ही नहीं उठता। क्या बोला, समझा क्या? यस, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन, तो बच्चों इसमें असाइनमेंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि असाइनमेंट करेंगे तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगा। एंड एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज बेस्ड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन, थर्ड पार्टी का कोई सवाल ही नहीं आता है। आई होप बहुत लोगों ने एग्री कर लिया है मेरे आंसर के साथ। बच्चों मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूं ना? डिस्कशन फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? फास्ट हो रहा है तो बोलना है बच्चों, क्या है कि नहीं तो समझ में नहीं आएगा, टेंशन हो जाएगा, मुझे भी टेंशन हो जाएगा। ठीक है इसको, ओके वेरी गुड। तो बच्चों लास्ट लाइन में एक बार, लास्ट पैराग्राफ एक बार फिर पढ़ रहा हूं आपके लिए, जरा देखो क्या लिखा है। ऑन द अदर हैंड, if the creditor assigns benefit of promise, he thereby entitles the assignee to realize the debt from debtor. That is understood, very simple example. But where benefit is coupled with liability, जब बेनिफिट के साथ साथ लाइबिलिटी भी कहीं ना कहीं आप ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हो, या कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन, or when personal consideration has entered into making the contract, the benefit cannot be assigned. अगर आपके पास प्रिंटेड नोट्स है तो उधर लाइन में लिख के रखो, एक्सेप्शन भी है, असाइनमेंट के एक्सेप्शंस भी हैं। ओके, हमारे असाइनमेंट कॉन्सेप्ट्स के 2 एक्सेप्शंस भी हैं। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ तक डिस्कशन जो किया है सबको समझ में आ गया है। एंड द नेक्स्ट हेडिंग 4.4, बच्चों 4.4 क्या है? What is the effect of refusal to accept offer of performance? पहले तो बच्चों आपको हेडलाइन समझनी है। ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मीन्स व्हाट? यस, मैंने पढ़ाया है, व्हाट इज ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, स्टूडेंट अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, वेरी गुड, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, यस वेरी गुड, क्या बात है, सही। बच्चों सेलर एंड बायर वाला एग्जांपल याद करो। सेलर ने सही डेट पर सही टाइम पर ऑर्डर किए हुए गुड्स ट्रक में लोड करके बायर को देने गया, उसके दरवाजे तक पहुंच गया। इसका मतलब सेलर ने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस किया, आई एम सॉरी, बायर ने गुड्स की डिलीवरी लेने से मना कर दिया। तो इसका मतलब सेलर ने अपने तरफ से ट्राई किया कि नहीं उसको गुड्स देने का, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस था कि नहीं?
तो इसमें बच्चों किसने रिफ्यूज किया ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने के लिए? किसने रिफ्यूज किया? टाइप करो। बायर ने। एंड जिस बायर ने रिफ्यूज किया ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने का, इसका लीगल इफेक्ट क्या होगा? पहला लीगल इफेक्ट ये होगा कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। सुन रहे हैं सब लोग? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। एंड इस नॉन परफॉर्मेंस के लिए कौन जिम्मेदार होगा? इस नॉन परफॉर्मेंस के लिए कौन जिम्मेदार होगा? बायर। बराबर है? सेलर डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट से एंड बायर जिम्मेदार होगा। बच्चों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी एक्स्ट्रा क्या है, जरा सुनना। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ सेलर सामान नहीं दे पाया एंड ट्रक लेके वो वापस आ गया, तो ट्रक वाले को पैसा किसने दिया होगा? सेलर ने। प्लस सेलर को और भी गुड्स को लेकर लॉस हुआ होगा कि नहीं? तो ये जो लॉस हुआ है सेलर को बायर के रिफ्यूज करने से, क्या सेलर ये पैसा बायर से रिकवर कर सकता है? उसके ऊपर केस करके, कोर्ट में जाकर उसके ऊपर केस करके पैसा वसूल कर सकता है क्या? जितना भी लॉस हुआ, जिसको हम कहते हैं डैमेजेस, ले सकता है क्या? ले सकता है ना बच्चों? क्योंकि यहाँ पर किसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया? बायर ने। तो बायर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो किसको लीगल रेमेडी मिलेगा उसके अगेंस्ट? सेलर को। बच्चों आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा कि ड्रॉई जब बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर कर देता है, बिल्स रिसीवेबल, तो ड्रॉवर क्या करता है? कोर्ट में खींचता है कि नहीं उसको, नोटरी पब्लिक नोटिंग प्रोटेस्टिंग करते हुए, एंड अपना पैसा वसूल करता है कि नहीं? यस ऑफ कोर्स, सेम थिंग। तो बच्चों कोई अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कर रहा है एंड आप रिफ्यूज करते हो उसके परफॉर्मेंस को लेकर, तो इसका फाइनली लीगल इफेक्ट क्या होगा? दैट इज गिवन इन सेक्शन 38 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 38 में दिया हुआ है। अचानक हम सेक्शन 41 ये सब पढ़ रहे थे ना, अचानक अब इसका पिछला सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, सेक्शन 38। उसमें बच्चों उन्होंने ये रूल लिखा है। इधर देखो क्या है रूल सेक्शन 38 का। बहुत ही सिंपल, बायर एंड सेलर वाला एग्जाम्पल याद है ना? मतलब आपको सब मालूम है, तो उसका मतलब सब मालूम है आपको, ठीक है? जरा कॉन्सेंट्रेट करो क्या लिखा है। Where the promisor has made an offer of performance to the promisee. When promisor has made an offer of performance to the promisee and offer has not been accepted, then the promisor, हमारे एग्जाम्पल में कौन? सेलर, is not responsible for non-performance, is not responsible for non-performance, nor does he thereby lose his right under the contract, nor does he thereby lose his rights under the contract. Who does not lose his rights under the contract? Come on, type karo. Who does not lose his rights under the contract in such type of case? Seller या buyer? Seller. And that is the reason सेलर बायर के ऊपर केस करता है फॉर क्लेमिंग, क्या बोलो? डैमेजेस। डैमेजेस मतलब तुम्हारे ना कहने के वजह से मुझे जितना भी नुकसान हुआ है, ट्रक वाले को पैसा देकर गुड्स को लेकर जितना भी लॉस हुआ है, देखो बायर वो लॉस तुमसे मैं रिकवर करके रहूंगा, मैं तुमको कोर्ट में केस करके तुमसे ये पैसा वसूल कर लूंगा, मुझे राइट्स है वो, क्योंकि मना मैंने नहीं किया, तुमने किया है। तुम्हारा राइट्स खत्म हो गया इस कॉन्ट्रैक्ट में, मेरा नहीं। बरोबर है? I am discharged from the contract. Now I am not responsible for non-performance.
बट मैं आपको छोड़ूंगा भी नहीं बायर, है कि नहीं? मेरा जितना नुकसान हुआ है उसका भरपाई तुम करके दो। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि ये भी क्लियर है। सो आगे का देखो बच्चों, और थोड़ा कंटिन्यूशन में उसी के सेक्शन 38, एवरी सच ऑफर, पेज आ गया ना सामने आपके? एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल सर्टन कंडीशंस, बरोबर है? पहला कंडीशनल, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। बच्चों सेलर गया गुड्स को लेकर, सही टाइम पे गया, सही दिन पे गया, एंड बच्चों जो ऑर्डर किया था वही गुड्स लेके गया, एंड बायर ने मना कर दिया। सीधी बात है, गलती बायर की है, सेलर की नहीं। लेकिन बच्चों मेरा बीच में क्वेश्चन है आपसे कि सेलर ने सही समय पे सही दिन को बायर से ऑर्डर किए हुए गुड्स ले जाकर बायर को देना चाहा। बायर गुड्स का डिलीवरी एक्सेप्ट करने ही वाला था, उतने में सेलर क्या कहता है, बायर तुम गुड्स तभी एक्सेप्ट करो जब मेरा पेमेंट ऑन द स्पॉट आप दे दो। इसका मतलब गुड्स देने से पहले सेलर कंडीशन डाल रहा है कि नहीं? बच्चों रिस्पांस दो। सेलर क्या कर रहा है, पेमेंट का कंडीशन डाल रहा है कि मुझे इमीडिएटली पेमेंट दो तभी गुड्स को हाथ लगाओ। तो बायर इमीडिएटली बोलेगा कि ऑन द स्पॉट पेमेंट करने का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था नहीं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट इतना था कि तुम गुड्स ला के मुझे दोगे, मैं 15 दिन बाद तुम्हें पेमेंट करूंगा। अब तुम सेलर ये अचानक कंडीशन क्यों डाल रहे हो? सेलर बोलते हैं नहीं, मुझे अभी उधारी पे माल नहीं बेचना है, मुझे पेमेंट अभी के अभी चाहिए। तो बायर भड़क गया, बायर ने कहा ये सामान सब लेके जा इधर से, मेरे को नहीं चाहिए, चल हट यहाँ से, मैं रिफ्यूज करता हूँ अभी ये गुड्स, मुझे नहीं चाहिए। अब बताओ इसमें किसकी गलती? टाइप करो। सेलर की गलती है कि नहीं? देखो सेलर जब कभी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस देता है ना, अपना ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस देता है, याद रखो, सेलर जब भी अपना ऑफर करेगा परफॉर्मेंस का, तो इट मस्ट बी अनकंडीशनल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, विदाउट एनी कंडीशन, तो ही उसको लीगल राइट मिलेगा अगेंस्ट बायर। सभी लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? एंड अचानक सेलर बीच में ही कोई कंडीशन डाल देता है तो बच्चों वो कंडीशनल हो जाएगा। आप ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दे रहे हो लेकिन कंडीशन के साथ दे रहे हो, तो इन दैट सिनारियो बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। बायर इमीडिएटली बोलेगा दिस इज नॉट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। अब आप गुड्स देते समय कंडीशन क्यों डाल रहे हो? कल को सेलर बोलता है कि तुम गुड्स ले लो बट डोंट डू नॉट इंस्पेक्ट, डू नॉट चेक, बिना चेक किए गुड्स ले लो, तो बायर रिजेक्ट कर देगा कि नहीं गुड्स को? ये क्या बात हुई बाबा, गुड्स लेके आए हो एंड मैं चेक भी ना करूं? व्हाई यू आर पुटिंग सच टाइप ऑफ कंडीशंस? बच्चों आप मेरा आर्गुमेंट समझ रहे हो? यहाँ सेलर का स्ट्रॉन्ग पोजीशन तब होगा when he offers his performance without any condition, without any condition, है कि नहीं? नेक्स्ट बच्चों मेरा आर्गुमेंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, अभी पढ़ो मत नोट्स को। बच्चों बायर एंड सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था कि 15 मार्च को सेलर तुम मुझे गुड्स सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे के बीच में लाके दो, ऑफिस आवर्स में, बरोबर है? ऑफिस आवर्स में लाके दो। सेलर ने एग्री किया। बच्चों 15 मार्च को सेलर ट्रक से गुड्स लेके आया, लेकिन रात को 2 बजे कॉल कर रहा है बायर को,
कि मैं गुड्स लेके पहुंचा हूं, तुम गुड्स की डिलीवरी ले लो। अब आप बताओ, आप बायर हैं तो क्या बोलेंगे? बच्चों यहाँ पर हो सकता है बायर गुड्स को रिजेक्ट कर दें, है कि नहीं? सीधा बोलेगा कि गुड्स नहीं चाहिए बाबा। तो ये टाइम क्या बोलता है, रात को 2 बजे कोई गुड्स की डिलीवरी देता है क्या? अभी मैं आऊंगा, मेरे घर से ऑफिस खोलूंगा, गोडाउन खोलूंगा, फिर आप गुड्स अंदर रखोगे, ये क्या बात है? अब ज्यादा बायर या तो रिजेक्ट कर देगा या तो बोलेगा कल सुबह आ। तो दिस इज ऑल्सो रीजनेबल ग्राउंड, जहां पर आप अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस दे रहे हो लेकिन सही समय पे नहीं दे रहे हो ना। सेलर अपना अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस दे रहा है लेकिन सही समय पे नहीं दे रहा है। 15 मार्च को बोला था, 15 अप्रैल को गुड्स ला रहा है, 1 महीना लेट ला रहा है, तो बायर एक्सेप्ट करेगा क्या? चलो सही टाइम पे लाके दिया 4 बजे, लेकिन 1 महीने बाद लाके दिया। गुड्स का जब पूरा पढ़ाई के लिए ये मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट जब तैयारी का पूरा साथी। ये चला गया सीजन, तब लाके दिया गुड्स, तो आपको लगता नहीं बायर रिजेक्ट कर देगा गुड्स को? तो बच्चों ये मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, दीज आर सम रीजनेबल ग्राउंड्स जहां पर बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, एंड यहाँ पर सेलर विल बी हेल्ड लायबल, नॉट द बायर। सिर्फ ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस देना सेलर का मतलब बायर की गलती होगी हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, है कि नहीं? ट्राई टू गेट माई पॉइंट, मैं क्या कह रहा हूँ। एंड बच्चों एक फाइनल क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ कि इफ द गुड्स आर नॉट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, if the goods are not as per the order, if there are defective goods, then what will be your answer? तो सेलर का अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस देने के बावजूद बायर विल रिजेक्ट द गुड्स, एंड who will be responsible for non performance now? Who will be responsible for non performance? Seller, definitely the seller. तो बच्चों में जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपको ये मेरा डिस्कशन समझ में आ रहा है, तो हमारा जो आने वाला टॉपिक है ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन मैं यहीं पे कवर कर रहा हूँ। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बायर एंड सेलर को लेके एग्रीमेंट होता है ना बच्चों, तो वहां का पॉइंट यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। देखो, आई एम वेरी श्योर कि ये भी क्लियर है। जरा नेक्स्ट पैराग्राफ अभी जो आपके सामने है बच्चों, जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखो क्या लिखा है, एवरी such offer must fulfill certain conditions, which are as follows, namely, it must be unconditional। बरोबर है बच्चों? ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दिया सेलर ने एंड बायर ने उसे रिजेक्ट किया, तो बायर इज रिस्पॉन्सिबल, बरोबर है, फॉर नॉन परफॉर्मेंस। बट इसके लिए ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, कि सेलर ने गुड्स देते समय कोई कंडीशन नहीं लगाना चाहिए, इट शुड बी अनकंडीशनल। पॉइंट वन समझा सबको? यानी बच्चों कंडीशन लगाया तो बायर में रिजेक्ट द गुड्स,
आर यू गेटिंग माई डिस्कशन? तो ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सेलर गुड्स देते समय, गुड्स की डिलीवरी देते समय सेलर मस्ट नॉट पुट एनी कंडीशन, इट मस्ट बी अनकंडीशनल. आपका ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मस्ट बी अनकंडीशनल. सेकंड पॉइंट, इट मस्ट बी मेड. ऑफर कब दिया जाएगा, परफॉर्मेंस ऑफ ऑफर कब दिया जाएगा? इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस. मैंने गुड्स मंगाया था नासिक के गोडाउन में, आप लेके गए पुणे, तो आई हैव राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, यस और नो? क्योंकि आपने प्रॉपर प्लेस पर गुड्स डिलीवर नहीं किया. आप गुड्स लाके हाईवे पर रख के चले जाते हो कि हमने हाईवे पर रखा है, आके लेके जाना. ये क्या बात हुई बाबा? मैं रहता हूँ वसई में, तुम गुड्स हाईवे पर रख के जाते हो. इन दैट केस बच्चों, बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स. तो पॉइंट नंबर 2 पे ध्यान दो. इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, and under such circumstances that person to whom is made may have reasonable opportunity of ascertaining that person by whom it is made is already willing, is able and willing there and then to do the whole of what he is bound by his promise to do. यानी सिंपल भाषा में बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट करते समय सेलर ने जो भी प्रॉमिस किया था वो उसे करना है. अगर वो अपने प्रॉमिस से जरा भी इधर उधर होता है तो बायर विल रिजेक्ट द गुड्स एंड बायर का रिजेक्शन यहाँ जस्टिफाई हो जाएगा. व्हाट डू यू थिंक? सिंपल भाषा में, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेलर ने जो भी प्रॉमिस किया था बायर को, या बायर ने जो भी बोला था सेलर को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर सेलर उसको फुलफिल करता है तो ठीक है, नहीं फुलफिल किया तो इन दैट केस बायर विल रिजेक्ट द, may reject the delivery of the goods. And तीसरा point, if offer is an offer to deliver anything to the promisee, then the promisee must have a reasonable opportunity of seeing that the thing offered is the thing which the promiser is bound by his promise to deliver. बच्चों मैंने point number 3 पढ़ा. Come on, you explain what is point number 3. आंसर चलेगा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. आई विल गिव 2 minutes. पॉइंट नंबर 3 में क्या समझा? Yes, anyone typing the answer? What did you get from point number 3? I said you must try. Wrong answer चलेगा. CA स्टूडेंट ट्राई करेंगे पहले, उनको लिखना है आंसर. अभिशंकर, वेरी गुड. अभिशंकर ने एकदम परफेक्ट आंसर लिखा है. बाकी लोग भी सही लिख रहे हैं अभी. वेरी गुड. बच्चों, बायर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द गुड्स. ही हैज राइट टू असर्टन कि मैंने जो ऑर्डर किए थे वो गुड्स आए कि नहीं आए. इसको असर्टन करना ये बायर का राइट है. एंड अगर सेलर उसको ये राइट से डिप्राइव करता है तो बच्चों इन दैट सिनारियो सेलर की गलती मानी जाएगी एंड बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स. ओके, वेरी गुड. तो कम से कम 6-7 बच्चों ने अपना आंसर टाइप किया हुआ है, मैं उनको वेरी गुड बोल रहा हूँ. बच्चों आप अटेम्प्ट कीजिए जरा. अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस पढ़ रहे हैं ना, यू ट्राई टू अटेम्प्ट फॉर गिविंग द आंसर. राइट रॉन्ग दैट्स एंटायरली डिफरेंट मैटर राइट नाउ, बट आप थोड़ा ट्राई तो कीजिए. माइंड को जरा जोर डालिए. हमेशा टाइपिंग भी करेंगे तो जोर पड़ता है माइंड पर, माइंड को सोचने लगता है हमारा.
बच्चों लास्ट लाइन उसमें क्या लिखा है, ऑफर टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस, अंडरलाइन टाइप करो वर्ड क्या आया, जॉइंट प्रोमिसेस, जरा अंडर टाइप करो सभी लोग, कि मैं इसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जॉइंट प्रोमिसेस आगे है लेकिन पढ़ाने अभी जा रहा हूँ। Has the same legal consequences as an offer to all of them. एक बार टाइप करो फिर मैं वर्ड एक्सप्लेन करता हूं आपको। जॉइंट प्रोमिसेस, वेरी गुड वेरी गुड, दीदी कर लिया टाइप एक बार। बच्चों आज के लेक्चर में व्हाट वी डिस्कस्ड इज द जॉइंट प्रोमिसर्स, एंड अभी आपने आधा एक घंटे पहले उसको एकदम कंफर्म किया कि सर हमको जॉइंट प्रोमिसर क्लियर है। तो बच्चों जॉइंट प्रोमिसर्स हो सकता है तो जॉइंट प्रोमिसेस भी हो सकता है, मानते हैं इस बात को? बच्चों यू आर 41 स्टूडेंट्स, यू आर ऑल माय 41, है कि नहीं? स्पेशल 41 फॉर मी। इफ आई गिव यू प्रॉमिस, मैं मेरे 41 स्पेशल स्टूडेंट्स को प्रॉमिस देता हूं यहां से, तो बच्चों इसमें प्रॉमिसर कितना है? जो प्रॉमिस दे रहा है, प्रॉमिस देने वाला प्रॉमिसर एक है, एंड ये एक व्यक्ति कितने लोगों को प्रॉमिस दे रहा है एक साथ? मोर देन वन, 41। तो 41 लोगों को जो प्रॉमिस मैं दे रहा हूं, मेरे 41 स्टूडेंट्स को जो मैं प्रॉमिस दे रहा हूं, these 41 students to whom the promise is being given, बच्चों ये जॉइंट प्रोमिसेस हो गए, हो गए जॉइंट प्रोमिसेस, हम इन्हें जॉइंट प्रोमिसेस बोलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बच्चों जॉइंट प्रोमिसर का लॉ याद करो, सेम वे जॉइंट प्रोमिसी का भी सेम डेफिनेशन है, मोर देन वन प्रोमिसी। Who are the joint promises? More than one promise, दो या तीन प्रोमिसी एक साथ है, बराबर है? तो बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जरा ध्यान देना, एग्जांपल देता हूँ। मैं चार लोगों का नाम लेता हूँ, आप अगर कहीं लिखना चाहते तो लिख के भी रखो, ए बी सी डी, अल्फाबेट्स यूज कर रहा हूँ। ए क्या कर रहा है, बी सी एंड डी तीनों को प्रॉमिस दे रहा है। कौन दे रहा है प्रॉमिस? ए, कि मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा, चलो 15,000 ले लो, 15,000, कि आई प्रॉमिस टू पे, ए कह रहा है आई प्रॉमिस टू पे 15,000 टू ए, सॉरी बी सी एंड डी। तो बच्चों इसमें ए कौन हो गया? प्रॉमिसर हो गया। ए कौन हो गया? प्रॉमिसर हो गया, जो प्रॉमिस कर रहा है पे करने का। एंड बी सी एंड डी कौन हो गए? बी सी एंड डी ये तीनों कौन हो गए? जॉइंट प्रोमिसेस। ओके, joint promises, don't use the word promisee, joint promises, you have to use the word joint promises, B C and D ये तीनों joint promises हो गए, ठीक है बच्चों? don't use the word promisee, that is single person। तो बच्चों अब बताओ joint promisee, अगर promiser को promise पूरा करना है तो joint promisee को वो promise पूरा करवाने का right मिल जाता है कि नहीं? अगर मैंने 15,000, ए ने 15,000 नहीं दिया तो तीनों केस कर सकते हैं कि नहीं, ए के ऊपर अपना पैसा रिकवर करने के लिए? मुझे ये बताओ अगर पैसा नहीं मिला, ए ने प्रॉमिस किया हुआ पैसा तीनों को नहीं दिया, तो ए के ऊपर कौन केस कर सकता है?
टाइप करो आंसर। ए के ऊपर कौन केस कर सकता है? पहला आंसर हमेशा क्या आएगा? Who gets the right to file suit on A? Who gets the right to file suit on A for recovery of money? All joint promises. Very good. B, C and D. Okay. All joint promises. Very good. B, C, D. Very good. अब अगर मैं कहूं B की डेथ हो गई तो Who gets the right to recover the money? अगर B की डेथ हो गई तो B for बॉम्बे, B की डेथ हो गई तो Who gets the right to recover the money or file suit on A? Answer is C and D along with B's legal representative. Very good. C and D ये लोग तो हैं ही along with B's legal representative. आप जो आंसर टाइप कर रहे हो सबका आंसर करेक्ट है. वेरी गुड. एंड तीनों जॉइंट प्रोमिसेस की डेथ हो गई तो तीनों जॉइंट प्रोमिसेस की डेथ हो गई तो तीनों जॉइंट प्रोमिसेस की डेथ हो गई तो सभी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स. वेरी गुड. यानी बच्चों जो कॉन्सेप्ट हमने जॉइंट प्रोमिसर के लिए पढ़ा था कि नहीं, एकदम सेम टू सेम लॉ इज एप्लीकेबल फॉर जॉइंट प्रोमिसेस. बस फर्क ये है कि प्रोमिसर की ऑब्लिगेशन है प्रॉमिस पूरा करने का एंड प्रोमिसेस की राइट है उसे पूरा करवाने का. यही फर्क है. Otherwise, the whole discussion is same. Whether you think from angle of joint promisor or whether you take it from the angle of joint promises, discussion remains the same. Okay. So, बच्चों, today up till this lecture, I have completed section 38, and ये जो point number 4.4 का section 38 है, effect of refusal to accept offer of performance. इसके बाद we have covered the definition joint promises. Okay. Tomorrow I will start with 4.5. मैं आज 15 मिनट लेक्चर जल्दी बंद कर रहा हूँ. Okay. But tomorrow I will start from point 4.5. Okay. यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूंगा लेक्चर अपना. Okay, with a very important example. तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है. मैं 15 मिनट्स थोड़ा आज रिलैक्स कर रहा हूँ, आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ. ओके. मुझे जरा एक जगह जाना है बच्चों. तो कल अपना 6 बजे तक लेक्चर रहेगा. ओके. और डाउट्स भी मुझे कल ही पूछ लेना बच्चों. ओके. हो सके तो डाउट्स भी मुझे कल ही पूछ लेना. ओके. आज डाउट है तो वो कल पूछ लेना आप लोग. ओके स्टूडेंट. ओके. थैंक यू स्टूडेंट्स.